गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इतिहास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं हमारे इतिहास का, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। समाज के बारे में उनकी समझ। और हम यहाँ बात करेंगे 10वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक की। 10वीं जो शताब्दी है, जो लगभग 900 ईसा में शुरू होती है, और 17वीं सदी तक हम इसकी अगर बात करेंगे तो वो 1699 ईस्वी तक। करीबन करीबन हम 800 वर्षों का इस पाठ में अध्ययन करेंगे, और इन 800 वर्षों के दौरान लगभग बहुत से यात्री भारत आए, भारत में रहे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था, भारत की धार्मिक व्यवस्था, उन सभी का बड़े नज़दीक से जो है आंकलन किया, उसको समझा, भारतीय ग्रंथों को पढ़ा। उसके बाद उन्होंने अपने ग्रंथों के अंदर अपने निजी अनुभव साझा किए, और समाज के बारे में, जैसा कि हमारे पाठ के ही टाइटल से हमें पता लगता है कि समाज के बारे में जो उनकी समझ थी, उस समझ के बारे में उसने उनके अंदर लिखा। तो मोटे तौर पर मैं आपको थोड़ी सी थीम बता रहा हूँ कि इस पाठ के अंदर हम 3 लेखकों के बारे में ज़्यादा जानेंगे विस्तार से। फर्स्ट तो है अल्बेरूनी, सेकंड है इब्न बतूता, और थर्ड हमारे पास आता है फ्रांसवा बर्नियर। अल्बेरूनी जो था, ये खवारिज्म से संबंध रखता था। दोबारा जो है रिपीट कर दूंगा मैं इनको। इब्न बतूता जो है वो यूरोप से जो है अपना संबंध रखता था, और फ्रांसवा जो बर्नियर था वो फ्रांस से आया था। तो इन सभी ने भारतीय इतिहास के बारे में जो भी देखा, जो भी इन्होंने समझा, जो भी इन्होंने महसूस किया, वो सारा का सारा हम इस पाठ के अंतर्गत क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब बात हमारे पास ये आ जाती है कि ये जो यात्री आते हैं, तो ये कैसे आते हैं। भारत के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है, भारत में ही नहीं है, पूरे विदेश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं। उसके पीछे बड़े रीजंस रहते हैं। अगर सामान्य व्यक्ति या महिला, अगर पुरुष है, अगर वो कहीं पर जाता है तो किसकी तलाश में जाएगा, कार्य की तलाश में। किसकी तलाश में जाएगा, कार्य की तलाश में। या जो व्यापारी जो लोग होते हैं, या फिर जो सैनिक होते हैं, या पुरोहित जो होते हैं, या फिर जो तीर्थ यात्री होते हैं, ये लोग व्यापार के लिए, सैनिक जो है युद्धों के दौरान चले जाते हैं। तीर्थ यात्री जो है तीर्थ जो स्थान होते हैं वहाँ पर यात्रा करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें हम नाविकों को शामिल कर सकते हैं। किसको शामिल कर सकते हैं, नाविकों को। और ये वो लोग होते हैं जो साहस की भावना से प्रेरित होकर के यात्रा करते हैं। समुद्र की जो अथाह जलराशि होती है, जिसका कोई ठौर और ठिकाना नहीं होता, उसमें अपनी नावों और अपने जहाज़ों को उतार देते हैं, और लंबे संघर्ष के बाद जो है किसी नए मार्ग की क्या कर देते हैं, खोज कर देते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो स्थान उनको बहुत पसंद आ जाता है, और वो वहीं पर क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं।
और जब कोई भी व्यक्ति जब नए परिवेश में वो जाएगा, किसी भी नए परिवेश में जब कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, तो वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, वहाँ का जो भौतिक पर्यावरण है, वहाँ का जो भूगोल है, वहाँ की जो प्रथाएं हैं, वहाँ की जो भाषाएं हैं, वहाँ के लोगों के जो आचार और विचार हैं, वो अपने से मेल खाना बड़ा क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन इन विविधताओं के बाद भी वो व्यक्ति वहीं पर क्या है, रह जाता है, उसे वो चीज़ें क्या आ जाती है, रास आ जाती है। तो वो फिर वहाँ पर उन चीज़ों को जो देखते हैं, उन चीज़ों को वो क्या करते हैं, अपने वृत्तांतों में लिख देते हैं। ये देखिए क्या कर देते हैं, वो अपने वृत्तांतों में इनको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। देखिए, जिसमें असामान्य और उल्लेखनीय बातों को महत्व दिया जाता है। सामान्य बातें क्या होती हैं कि वो चीज़ें जो उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में देखी नहीं है, पहली बार वहाँ आकर के वो क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ दो चीज़ें आपको यहाँ चित्र में दिखाई गई है, उनसे भी मैं आपको कोरिलेट कर देता हूँ। ये तो है पान के पत्ते, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ध्यान से अगर आप देखोगे तो पान के पत्ते ये देखे नहीं थे उन्होंने पहले, उनके लिए क्या थी, ये विचित्र चीज़ थी। दूसरी मैं आपको यहाँ और दिखा दूंगा, जैसे ही हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ये देखिए नारियल, उन लोगों ने नारियल भी नहीं देखा था पहले। तो कई यात्रियों के लिए नारियल और पान जैसी जो चीज़ें थी वो क्या थी, असामान्य थी, कि पता नहीं कहाँ से आ जाती है। उसके बाद में हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ हम एक व्यक्ति का और चर्चा कर रहे हैं। इन व्यक्तियों के बाद में भारत के अंदर एक व्यक्ति और आया था, ये देखिए अब्दुल रजाक समरकंदी, एक राजनयिक था जो हेरात से आया था। तो ये यात्रा करते थे, वहाँ सीखते थे। लेकिन कुछ उदाहरण हमें ऐसे भी मिले हैं कि इन यात्रियों के अलावा भी कुछ वृत्तांत हमें उन लोगों के मिलते हैं जो उस समय के राजा के क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं। वो भी कभी कभी क्या करते हैं, अपने साम्राज्य का क्या करते थे, भ्रमण करते थे। और जब वहाँ भ्रमण करते थे तो वो अपनी टिप्पणियाँ भी क्या कर देते थे, दर्ज कर देते थे। ये देखिए अधिकारी जो है घूमते थे साम्राज्य के बारे में, जन वार्ताओं और परंपराओं को समझने के बारे में। तो अभी मैंने आपको यहाँ जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इस पाठ के अंदर हम तीन व्यक्तियों के वृत्तांतों पर क्या देंगे, ध्यान देंगे। एक तो अल-बिरूनी जो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था। दूसरा इब्न बतूता, मैंने आपको बताया, जो 14वीं शताब्दी में भारत आया था मोरक्को से। और उसके बाद में तीसरा यात्री था हमारे पास, कौन है, फांसवा बर्नियर। इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जानेंगे। उन्होंने किस प्रकार जो है भारत की जो व्यवस्था थी उसको देखा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है व्यक्ति अलबेरूनी और किताबुल हिंद। अलबेरूनी का मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, और ये किताबुल हिंद, उसने अरबी भाषा में भारत के बारे में जो उसने देखा, उसका जो नज़रिया था, उसने उन सारी चीज़ों को अपनी इस किताब किताबुल हिंद में क्या कर दी थी, लिखा था। तो किताबुल हिंद भी जो है एक बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए किसका स्रोत उपलब्ध हो जाती है, भारतीय इतिहास का। भारतीय इतिहास को जानने में ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा क्या करती है, मदद करती है। इसके ज़रिए जो है हम भारतीय इतिहास को देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट होता है, और वो पॉइंट है हमारा ख्वारिज़म से पंजाब की ओर। कहाँ से, ख्वारिज़म। ख्वारिज़म मैंने आपको जैसे ही पाठ स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि अलबेरूनी का जन्म जो है वो 973 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, उज़्बेकिस्तान के अंदर एक स्थान है ख्वारिज़म में हुआ था। और उस दौरान मैं आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता देता हूँ जो चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ख्वारिज़म जो है शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र होता था। वहाँ पर जो है विद्वान लोग जो है शिक्षा ग्रहण करते थे। इस कारण जो है बहुत अच्छी जो शिक्षा किसको उपलब्ध हुई, अलबेरूनी को उपलब्ध हो जाती है। देखिए अलबेरूनी जो है बहुत अच्छी वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने में सफल हुआ, और वो कई भाषाओं का ज्ञाता था। यहाँ एक प्रश्न कवर हो रहा है हमारा कि अलबेरूनी के बारे में संक्षिप्त जो है बताइए, या अलबेरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर शुरू हो गया, और उसके आंसर यहाँ चल रहे हैं। तो उसको जो है बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। कौन सी थी वो, सीरियाई भाषा जानता था, फारसी भाषा जानता था, हिब्रू भाषा जानता था, और यहाँ तक कि भारत में आने से पहले उसे संस्कृत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन यहाँ आने के बाद भारतीय विद्वानों से मिलकर के उसने संस्कृत भाषा के बारे में भी जानकारी क्या कर ली, हासिल कर ली। दूसरी जो भाषा है यहाँ पर जिसके बारे में वो नहीं जानता था, वो कौन सी थी, यूनानी थी। चाहे वो यूनानी भाषा को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी उसने प्लेटो और यूनानी जो अन्य दार्शनिक थे, अरस्तु रहा हो चाहे वो सुकरात रहा, उसके कार्यों से पूरी तरीके से क्या था, परिचित था। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। एक शब्द आता है बहुत ज़्यादा, अनुवाद। कौन सा शब्द आता है,
अनुवाद। अनुवाद का अर्थ होता है किसी भी भाषा को किसी दूसरी भाषा में क्या करना, ट्रांसलेट करना, उसको परिवर्तित करना। जैसे कि हमने यूनानी भाषा को किस में कन्वर्ट कर दिया, अरबी भाषा में। किसी भी भाषा के ग्रंथ को किसी दूसरी भाषा के ग्रंथ में लिखना क्या कहलाता है, अनुवाद कहलाता है। जैसे हम हिंदी से अंग्रेजी बना देते हैं, अंग्रेजी की क्या बना देते हैं, हिंदी बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, अनुवाद। अंग्रेजी में उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेट करना। तो ये जो अनुवाद जो शब्द है ये शुरू हुआ और इसका जो है विद्वानों ने उपयोग किया। तो जो ज्ञान था वो यूरोप से एशिया में, एशिया का यूरोप में, अमेरिका का यूरोप में, अमेरिका का एशिया में, एशिया का अफ्रीका में, इन महाद्वीपों में पहुंचने का कारण क्या था, ये अनुवाद एक बहुत बड़ी मध्यस्थता का काम कर रहा है। आज अगर इतिहास में हम इतनी बहुत जानकारी इकट्ठे करने में सक्षम हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, अनुवादक है। अगर ये अनुवादक लोग नहीं होते, एक से अधिक जो है भाषाओं के अगर ये लोग ज्ञाता नहीं होते, तो आज जो है अरबियों का जो ज्ञान है वो भारतीयों के पास नहीं होता, भारतीयों का ज्ञान अरबियों के पास नहीं होता, यूनानियों का ज्ञान भारतीयों के पास नहीं होता, भारतीयों का ज्ञान यूनानियों के पास नहीं होता। इसी प्रकार यूरोपियन और भी बहुत देश हैं, इटली है, जर्मनी, जापान, ये एक चीनी जो ज्ञान था वो हमारे पास नहीं आता, हमारा ज्ञान चीनियों के पास नहीं जाता। प्रत्येक विश्व के अंदर अगर ये ज्ञान फैला है, उसका एक बहुत बड़ा कारक क्या था, अनुवाद था। अनेक भाषाओं के अंदर जो है शब्दों का क्या किया जाना, लिखा जाना। तो यहाँ अगर अल्बेरूनी यूनानी भाषा को नहीं जानता था तो उसने कैसे सीखा, यूनानी जो ग्रंथ थे उनका किस भाषा में अनुवाद हुआ था, अरबी में। ये देखिए ये पॉइंट्स आ रहा है आपके यहाँ पर। तो अब यहाँ प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वो भारत कैसे पहुंचा, पंजाब में वो कैसे आया। तो हम यहाँ बात करते हैं महमूद की। गजनी का जो शासक था महमूद, उसने भारत के ऊपर एक के बाद एक जो है बहुत आक्रमण किए थे। और उसने भी एक बार जो है किसके ऊपर आक्रमण किया था, ख्वारिज्म के ऊपर। किस पर आक्रमण किया था, ख्वारिज्म के ऊपर आक्रमण किया था। और वहाँ से बहुत से विद्वानों को जो है वो बंदी बना करके अपने साथ कहाँ पर ले आया, गजनी ले आया। कहाँ पर ले आया, गजनी ले आया। एक गुलाम के रूप में अपना जीवन जो है गजनी में किसने स्टार्ट किया था, अल्बेरूनी ने। और उसके बाद गजनी उसको इतना पसंद आ गया कि वो लंबे समय तक उसने जो अपना सारा का सारा जीवन कहीं कहाँ पर बिता दिया, यहीं पर बिता दिया। उसके बाद में गजनी की जो रुचि है वहाँ से अल्बेरूनी की, उसको कहाँ खींच ले गई, गजनी से भारत खींच ले गई। और ये एक सामान्य बात थी, वो क्यों खींच लेगी, क्योंकि पंजाब का जो क्षेत्र है वो मोहम्मद ने जो है क्या कर लिया था, विजित कर लिया था। और गजनी साम्राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। इसलिए वो कहाँ पर चला गया, पंजाब आ गया। और पंजाब आने के बाद उसने भारत को जब पास से देखा तो उसकी भारत के प्रति रुचि क्या हो गई, बढ़ती ही चली गई। ये देखिए यहाँ रुचि विकसित हुई तो क्यों हुई थी, क्योंकि 8वीं शताब्दी के अंदर संस्कृत में जो है बहुत से ग्रंथ लिखे गए थे। किस किस चीज़ पर लिखे गए थे, खगोल विज्ञान के ऊपर लिखे गए थे, जो हमारे खगोलीय पिंड है जो आकाश में घूमते हैं। गणित के ऊपर आपने देखा होगा, दशमलव की खोज है, शून्य की खोज है, ये भारतीयों की जो है देन थी। उसके बाद चिकित्सा शास्त्र जो भारत के अंदर जो है लिखा गया था, उनके बारे में भी जो है वो क्या करना चाहता था, जानना चाहता था। और जैसे ही पंजाब जो है किसका हिस्सा बन गया, गजनी साम्राज्य का, तो स्थानीय लोगों से जो संपर्क हुआ, उसकी विश्वास और समझ और वातावरण बनाने में क्या हुई, मदद मिली उसको। और अल्बेरूनी जो है ब्राह्मण पुरोहितों से और विद्वानों के साथ जो है कई वर्ष बिताए और संस्कृत का, धर्म और दर्शन, तीनों चीज़ों को उसने क्या किया, प्राप्त किया। और मैंने आपको जैसे ही स्टार्ट हुआ था तब मैंने बताया था कि संस्कृत के बारे में वो नहीं जानता था, लेकिन भारतीय विद्वानों के जब वो संपर्क में आया तो उसने किस भाषा को सीखा, सबसे पहले संस्कृत भाषा को उसने बहुत आसानी से क्या कर लिया, सीख लिया। और उसके बाद जो है हमारे पास उसकी यात्रा के जो कार्यक्रम, वो कहाँ से कहाँ कब गया, कितने दिन गया, कैसे रहा, उनके बारे में हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है। लेकिन उसने उत्तर भारत के बहुत से हिस्सों में क्या की थी, यात्राएं की थी। ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा यहाँ पर। पतंजलि जिसने व्याकरण का जो ग्रंथ लिखा था, उसका अरबी में इसने क्या किया, अनुवाद। कई बार ये प्रश्न आ जाता है। उसके अलावा इसने ब्राह्मण मित्रों के लिए जो यूनानी गणितज्ञ हुआ है यूक्लिड, उसकी जो कृतियाँ थी उसका अनुवाद किस में करवा के दिया, संस्कृत में करवा के दिया। और एक एक खास बात और बता देता हूँ मैं आपको कि जो गणित के अंदर इसका रुझान बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसने जो भी ग्रंथ लिखा उसको ये किससे स्टार्ट करता था, प्रश्न से स्टार्ट करता था। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, अगर ये ऐसा होता तो कैसे होता।
यानी कि प्रश्नों से स्टार्ट करता है ये हमेशा अपने ग्रंथ को। उसके बाद उसके क्या जवाब तैयार करता है, वो उस सवाल के जवाब तैयार करता है, उसके जो है फिर वो आंसर देता है। और उसके बाद में जो है उसकी क्या करता है वो दूसरों के आधार पर उसकी क्या करता है, तुलना भी करता है। क्या करता है, तुलना भी करता है, उसको कसौटी पर कसने का भी क्या करता है वो प्रयत्न करता है। उसका रीज़न है ये, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि अल्बेरूनी का ये जो उसकी सोच थी, ये उसे किसकी तरफ लेके जाती है, गणित की तरफ। क्योंकि गणित में आपने देखा होगा पहले हमारे पास प्रश्न उपलब्ध होता है कि वर्त की जो है जिव्याएं जो हैं ऐसी क्यों होती हैं, त्रिज्या जो होती है वो मध्य से क्यों गुजरती है, फिर हम उसको हल करते हैं, फिर हम उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कहाँ पर यूटिलाइज होती है गणित में, वो सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, अल्बेरूनी की जो है जो पुस्तकें हैं उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो उसकी जो अरबी जो साहित्य था वो सहारा के रेगिस्तान से लेकर उत्तर में ये वोल्गा नदी रूस में है। कहाँ पर स्थित है ये वोल्गा नदी, रूस की तक जो है फैले हैं, वहाँ तक गए हैं ये। हालांकि हम 1500 ईस्वी से जो पहले के भारत में अल्बेरूनी को जो है कुछ ही लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था, और भारत के बाहर अन्य कई लोग जो है संभवतः ऐसा क्या है कर चुके थे। उसके बाद में अब हम चर्चा करते हैं अल्बेरूनी ने जो बुक लिखी है किताबुल हिंद। और देखो मैं आपको यहाँ नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी। किसने, मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। यूनानी था ये। या तो भारतीय इतिहास का बहुत अच्छा विवरण हमें कहाँ से मिलता है, इंडिका से मिलता है। उसके बाद में अगर कोई अच्छी पुस्तक अगर हमें कहीं भी नजर आती है तो वो किसकी है, अल्बेरूनी की है। किसकी है, अल्बेरूनी की, जिसे किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, या फिर एक दूसरा नाम भी है वो मैं लिख देता हूं यहां, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ये दोनों एक ही बुक के क्या हैं, नाम है। इनसे भारतीय इतिहास की बहुत अच्छी तस्वीर हमारे क्या आती है, सामने आती है। तो आज हम उसी बुक के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो किताबुल हिंद है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी और 80 अध्यायों में थी ये। इसमें क्या था, ये प्रश्न आता है बहुत बार, बेटा अल्बेरूनी के बारे में हमने पढ़ लिया, अल्बेरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा हमारे पास एक प्रश्न यहाँ आ जाता है कि किताबुल हिंद पर नोट लिखें। सेकंड प्रश्न यहाँ स्टार्ट हो जाएगा बेटा हमारा कि किताबुल हिंद पर क्या लिखिए, एक नोट लिखिए। तो हम यहाँ बताएंगे कि किताबुल हिंद जो है अल्बेरूनी के द्वारा जो है अरबी भाषा में लिखी गई थी, बड़ी सरल और क्या है ये स्पष्ट है। और इस ग्रंथ में अब वो क्या लिखेगा, जब भारत में रहा तो भारत के धर्म के बारे में लिखा उसने, इसमें दर्शन के बारे में लिखा, भारतीय त्योहारों के बारे में लिखा, खगोल विज्ञान के बारे में लिखा, कीमिया में बता देता हूँ जो रोग होते थे भारतीय लोगों को, जो मानसिक और शारीरिक रोग होते थे उनको जो दूर करने के लिए झाड़ फूक का इस्तेमाल किया जाता था या अन्य संसाधनों का जो इस्तेमाल किया जाता था, उनको उस समय जो है कीमिया के नाम से जाना जाता था। रस्म और रीति रिवाज जो भारतीय लोगों में थे, जो प्रथाएं यहाँ चल रही थी, लोगों का जो सामाजिक जीवन था, भार और तोल के लिए जो इकाइयाँ हम इस्तेमाल करते थे, मापन की जो हमारे देश में विधियाँ थी, जो मूर्तिकला यहाँ पर थी, चाहे वो गांधार शैली हो, चाहे मथुरा शैली हो, चाहे यूनानी शैली हो, कानून जो यहाँ पर बनते थे, माप तंत्र का जो विज्ञान यहाँ पर था, इन सभी के बारे में किताबुल हिंद में लिखा गया था। और ये कितने अध्यायों पर है, 80 में। ये किताबुल हिंद पर नोट है हमारा। तो अल्बेरूनी ने एक विशिष्ट शैली का उपयोग किया। अभी मैं आपको जस्ट ये बता चुका हूँ पहले ही कि एक पर्सन होता है जिसका आरंभ किससे होता है, एक पर्सन से होता है, फिर संस्कृतवादी जो परंपरा पर आधारित उसका क्या करता है, वर्णन करता है, और अंत में संस्कृतियों के साथ उसकी क्या करता है, तुलना करता है। यानी कि ये एक जैमितीय रचना है उसकी लगभग, जो अपनी स्पष्टता और पूर्वानुमानियता के लिए क्या है, उल्लेखनीय है। और इसका एक प्रमुख कारण जो मैंने अभी आपको बताया था कि अल्बेरूनी का गणित के प्रति क्या था, बहुत ज़्यादा झुकाव था। ये गणित को बहुत अच्छे से क्या करता था, समझता था और जानता था, ये इसकी एक काबिलियत थी। भाषा मैंने अभी आपको बता दी कि इसने अरबी भाषा का क्या किया था, प्रयोग किया था। और संभवतः अपनी जो कृतियां हैं उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी, क्योंकि जिन क्षेत्रों में वो रहा उस समय जो है संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों में भी जो अरबी भाषा के अनुवाद को रूपांतरों से भी क्या था, वो परिचित था।
इसमें लोगों, दंत कथा का मतलब होता है लोगों के मुख से सुनी हुई कथा। दंत कथा का मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा सुनाई गई कथा से लेकर के खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी इसमें क्या होती थी, शामिल होती थी। इसकी जो लेखन सामग्री की जो शैली थी, उसका जो विषय दृष्टिकोण क्या था, आलोचनात्मक था। और निश्चित रूप से वह उसमें क्या करना चाहता था, सुधार भी करना चाहता था। यहाँ आप बहुत आसानी से जो है किसको देख सकते हैं, अल्बेरूनी को देख सकते हैं। ये वार्तालाप करते हुए जो है चित्र है, इसके अंदर सोलोन के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। ये यूनानी कपड़े हैं या नहीं है, या अरबी कपड़े हैं, हम इनको बहुत अच्छे से क्या नहीं कर पाते हैं, इसमें समझ नहीं पाते हैं। अब हमारे पास हमारा सेकंड जो यहाँ यात्री है वो आ जाता है, और उस यात्री का नाम क्या था, इब्न बतूता। और इब्न बतूता का रिहला, ये जो रिहला यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है उसके बारे में मैं बता दूं। रिहला जो है इब्न बतूता की क्या थी, एक पुस्तक थी। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था, रिहला था। जो सारी जानकारियाँ उसने इसके अंदर दी थी। और इसका जन्म जो हुआ था वो मैं बता रहा हूँ आपको कि तंजीर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तंजीर में हुआ था, मोरक्को के अंदर। और जिस परिवार में इसका जन्म हुआ था वो बड़ा ही शिक्षित परिवार था। इस्लाम के यानी कि शरीयत के आधार पर जो है कानून के ऊपर चलने वाला था। मैं थोड़ा सा बता दूं, शरीयत का अर्थ होता है सीधा रास्ता। शरीयत का अर्थ क्या होता है? सीधा रास्ता। तो इनका जो परिवार है वो इस्लाम की जो शरिया होती है उसके अनुसार चलता था। एक सीधा रास्ता था जिसके ऊपर चल कर के व्यक्ति जो है बहुत ही क्या बन जाता है, धार्मिक बन जाता है। लोगों के दुख दर्दों को क्या करता है, दूर करता है। किसी भी व्यक्ति का क्या नहीं करता है, अहित नहीं करता है। तो इस उस परिवार में इसका जन्म हुआ। तो जाहिर सी बात, अगर ऐसे परिवार में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो व्यक्ति शास्त्र के अंदर और साहित्य के अंदर तो शिक्षा हासिल क्या है, कर ही लेगा। और बहुत कम उम्र में, ये देखिए, बहुत ही कम उम्र में साहित्य और शास्त्र रूढ़ जो है शिक्षा इसने क्या कर ली थी, हासिल कर ली थी। लेकिन उसकी एक खूबी और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर। इब्न बतूता की एक खास खूबी ये थी कि वो किताबी जो ज्ञान था उससे ज़्यादा वो अनुभव से जो है ज्ञान लेने को क्या मानता था, बड़ा मानता था। वो चाहता था कि मैं यात्राएं करके ज्ञान को क्या करूं, अर्जित करूं। उसे यात्राओं पर जाने का क्या था, शौक था। यहाँ पर हमारा ये प्रश्न स्टार्ट हो जाता है कि इब्न बतूता के ऊपर एक नोट लिखें। और दूसरा प्रश्न यहीं कवर हो जाएगा हमारा कि इब्न बतूता एक हठीला यात्री था, कारण बताइए। तीसरा यहाँ शुरू हो जाएगा कि इब्न बतूता को जो है यात्राओं करने का शौक था, कारण बताइए। 3 प्रश्न यहाँ हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। तो पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने इब्न बतूता के जीवन के बारे में पढ़ लिया। और भारत के अंदर वो जो है 1333 ईस्वी के आसपास जो है आया था। दूसरा हमारे यहाँ पर आ जाएगा कि वो यात्राएं करने का शौकीन क्यों था। ये देखिए, मैंने भी आपको बताया है कि वो यात्राओं से क्या अर्जित करना चाहता था, ज्ञान। और उस अनुभव के ज्ञान को क्या मानता था, महत्वपूर्ण, पुस्तकों के ज्ञान के स्थान के ऊपर। और उसे इसीलिए जो है वो यात्राएं क्या है, करना चाहता था। और नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए वो दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। और वो भारत में 1333 में आया था। उससे पहले वो मक्का की यात्रा कर चुका था। ये एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन किन स्थानों की जो इब्न बतूता ने यात्रा की, तो किसकी की थी, मक्का की, सीरिया की, इराक की, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका और कई तटीय बंदरगाहों की भी वो क्या कर चुका था, यात्रा कर चुका था। सेकंड यहाँ हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। और थर्ड का आंसर यहाँ पर हम आगे जा कर के देखेंगे कि हठीला जो है उसको क्यों कहा जाता है। अब इब्न बतूता जो है भारत कैसे पहुंचा, ये देखिए। इब्न बतूता जो है वो भारत 1333 में सथल मार्ग से कहाँ पर पहुंचा, सिंध पहुंचा। और सिंध के बाद ही वो दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, बड़ा ही जो है योग्य सुल्तान माना जाता है इसको। और बड़ा दूरदर्शी भी था और बड़ा शिक्षित भी था। हालांकि इसको एक संज्ञा और बता देता हूँ, इस सुल्तान को क्या बोला जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान भी बोला जाता है। पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान, कई बार प्रश्न पूछा जाता है ये कि उस सुल्तान का नाम बताइए जो पढ़ा लिखा भी था और क्या था, मूर्ख था। कहा क्यों जाता है उसका थोड़ा सा मैं रीज़न यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जब ये प्रश्न यहाँ पर उठ ही गया है तो। पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान क्यों कहते हैं, देखिए, ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत समझदार था, लेकिन उसके बाद भी ये मूर्ख कहलाया। बेटा, ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति जो है योग्य होते हुए भी मूर्ख कैसे बन जाता है, वो आप इससे जानेंगे। इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर 4 महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई थी। कितनी योजनाएं बनाई थी, 4।
और इसकी अंदर दूरदर्शिताओं का क्या था, अभाव था, ये दूर की नहीं देख सक पाता था। किसका अभाव था, दूरदर्शिता का। और उसके कारण इसकी ये चारों योजनाएं, इतनी अच्छी योजनाएं इसने बनाई, इतनी अच्छी होने के बावजूद भी वो योजनाएं क्या हो गई, विफल हो गई। क्या हो गई, विफल हो गई। और इस कारण इतिहास के अंदर ये हमेशा के लिए किस नाम से जाना गया, पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान। उसमें से कुछ एक योजनाएं वैसे मैं आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, आप ध्यान से जो है उनको देख लीजिए। फर्स्ट तो थी खुरासान विजय की योजना। किसकी थी, खुरासान को विजय करना चाहता था ये, चाइना के क्षेत्र में था ये। दूसरा था इसका राजधानी का स्थानांतरण, राजधानी को क्या करना, बदलना, राजधानी का बदलाव। दौलताबाद को राजधानी बना रहा था ये दिल्ली से, उसको देवगिरी भी बोला जाता था। थर्ड मैं बता देता हूँ, इसने जो है सिक्के बदल दिए। क्या बदल दिए, सिक्के बदल दिए। जब इसके देश की जो है, अपने साम्राज्य की जब इसकी आर्थिक व्यवस्था जो है कमज़ोर हुई, तो इसने जो है सिक्के क्या कर दिए, बदल दिए। चांदी की जगह किसके सिक्के चलाने शुरू कर दिए इसने, तांबे के। और उसके ऊपर कोई नियंत्रण इसने जो है नहीं रखा। तो ये तीन तो महत्वपूर्ण जो है मैं आपको यहाँ पर सामने जो है दर्ज करवा रहा हूँ। ऐसी योजनाएं थी जो बहुत अच्छी साबित हो सकती थी अगर उसके ऊपर उसने बहुत अच्छे से क्या किया होता, विचार अगर किया होता। तो वहाँ पर पहुँचा ये, कहाँ पर पहुँचा, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुँचा। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसने सुना था। ये देखिए आ भी रहा है यहाँ पर, कला साहित्य का एक दयाशील जो है क्या था, संरक्षक था, बहुत अच्छा था। और इसकी ख्याति भी दूर दूर तक क्या है, फैली हुई थी। और उसी ख्याति से आकर्षित होकर इब्न बतूता जो है मुल्तान और कच्छ के रास्ते, ये उच्च की जगह ठीक कर लेना बेटा, ये कच्छ आएगा यहाँ पर, कच्छ के रास्ते से कहाँ पर गया, दिल्ली गया। और सुल्तान ने उसकी जब विद्वता देखी तो उसे किसका नियुक्त कर दिया, काजी दिल्ली का। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता को जो है कहाँ का काजी जो नियुक्त किया गया था, तो दिल्ली का काजी जो है नियुक्त किया गया था। लेकिन किसी कारणवश इन दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति ने गलतफहमी पैदा कर दी और इसने विश्वास खो दिया और उसे कैद में भी जो है क्या कर दिया गया था, डाल दिया गया था। लेकिन जैसे ही सुल्तान और इब्न बतूता के बीच की जो गलतफहमी थी जब वो दूर हो गई, तो उसे राजकीय सेवा में जो है पुण्य क्या कर दिया गया था, बहाल कर दिया गया था। और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान ने इसे अपने दूत के रूप में कहाँ पर भेजने का निश्चय किया था, चाइना में। इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा ये। तो उसकी जो नई नियुक्ति हुई थी, इसके बाद जो है इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते कहाँ पर पहुंचा, मालाबार का तट, वहाँ से वो कहाँ पर चला गया, मालदीव। और यहाँ 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। और उसके बाद में वो कहाँ पर चला गया, श्रीलंका, क्योंकि उसे यात्राएं करने का शौक था। ये चीज़ें हमें बता रही हैं कि उसे यात्रा करने का क्या था, बहुत शौक था। उसके बाद चीन जाने के कार्य को उसने दोबारा शुरू किया। और फिर उससे पहले वो कहाँ पर गया, बंगाल और असम। ये एक एक नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि चीन के अंदर अपने कार्य को शुरू करने से पहले जो है इब्न बतूता कहाँ पर गया, तो बंगाल और असम गया। उसके बाद वो जहाज़ से कहाँ पर गया, सुमात्रा गया। और सुमात्रा से एक अन्य जहाज़ से वो चीनी बंदरगाह, चीनी बंदरगाह इसका जो नाम आएगा वो, उसका नाम आजकल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ये देखो जायतुन, लेकिन आजकल जायतीन को किस नाम से जाना जाता है, क्वांझू के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, क्वांझू के नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक चित्र आपको दिखाया गया है जिसको आप जो है बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए नाव, इससे ये तय होता है कि उस समय के लोग जो है नावों में सवार होकर के नाविक क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण भी जो है करते थे। उसके बाद आप यहाँ पर देखने का जो है प्रयत्न हम कर रहे हैं कि जो चीन की यात्रा की उसने, बीजिंग भी गया लेकिन लंबे समय तक वहाँ नहीं ठहरा। उसके बाद 1347 में उसने घर जाने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि इब्न बतूता अपने घर वापसी कब की उसने, तो 1347 में। और चीन के विषय में उसके वृत्तांत, मार्को पोलो, मार्को पोलो जो है ये वेनिस का एक निवासी था जो चीन आया था। और पहली बार जो है कागजी मुद्रा लेकर के भी जो है वो कहाँ पर गया था, यूरोप गया था। और मार्को पोलो के जो वृत्तांत है यूरोप के लिए बड़े ही कारगर सिद्ध हुए हैं। तो इब्न बतूता ने जो भी नवीन संस्कृति यहाँ देखी, जिन भी लोगों से मिला, उनकी आस्थाएं और मान्यताओं को जो है के विषय के अंदर जो है सावधानी और कुशलतापूर्वक उसने क्या किए, दर्ज किए। और हमें यह ध्यान देना होगा कि विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था,
अब आज की तुलना में यात्रा करना क्या था, कठिन और क्या था, जोखिम भरा था। बहुत जोखिम था इसमें। क्यों? क्योंकि मुल्तान से दिल्ली की यात्रा इसने 40 दिन में, सिंध से दिल्ली की यात्रा 50 दिन में, और दौलताबाद से दिल्ली की दूरी उसने कितने दिन में पूरी की? 40 में। और ग्वालियर से दिल्ली की दूरी उसने कितने दिन में तय की थी पैदल चलते हुए? 10 दिन में। तो बड़ी कठिनाई भरी यात्राएं जो है इस व्यक्ति ने की हैं। ये देखिए हमारे पास एक चित्र भी उपलब्ध है यहाँ पर, जिससे हम जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान, सिंध और पंजाब में इबन बतूता ने जो है भ्रमण किए थे। कंधार गया था, गजनी गया था, काबुल गया था, ऊजा गया था, मुल्तान ये आजकल पाकिस्तान में है, सरस्वती गया था, दिल्ली गया था, सतलुज, ये वो जगह है जहाँ पर जो है इबन बतूता ने क्या किया था? भ्रमण किया था। अब ये देखिए यात्रा करना बड़ा असुरक्षित भी था। असुरक्षित क्यों था उस समय यात्रा करना? क्योंकि लोग जो है लूट लेते थे। ये देखिए यात्रा करना बहुत असुरक्षित था। इबन बतूता कई बार डाकुओं के समूह के आक्रमण भी क्या किए, झेले। यहाँ पर हम इस पर्सन को कंप्लीट करेंगे कि एक अठीला यात्री था। भी इतना कुछ होने के बाद एक बार तो मरते मरते ही बचा था, जब इनके कारवां के ऊपर जो आक्रमण किया इसके साथियों को मार दिया गया था तब। तो इसलिए जो ये साथियों के साथ, कारवां का मतलब होता है झुंड। कारवां का मतलब क्या होता है? झुंड होता है, झुंड के अंदर चलना। क्योंकि झुंड को जो है राजमार्ग के लुटेरे क्या नहीं करते थे? रोकते नहीं थे। मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा के दौरान कारवां पर आक्रमण भी हुआ था और उसके कई साथी यात्रियों को जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे उनमें इब्न बतूता भी शामिल था और बुरी तरीके से क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। तो इससे यहाँ भी हमारा एक पर्सन कंप्लीट हो जाता है कि हठीला यात्री था ये। यहाँ भी आगे भी हम देखेंगे इसके बारे में कि हठीला यात्री था, जिज्ञासाओं का जो है उपभोग करता था। ये देखिए इबन बतूता एक हठीला यात्री था। उसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, हो सकता है वो रूस भी गया हो, और भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की यात्रा की। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए थे कि उसकी कहानियों को क्या किया जाए? इतिहास में दर्ज किया जाए, उसकी पुस्तकों को क्या किया जाए? लिखा जाए। अब हमारे पास जो हमारा थर्ड जो है व्यक्ति आ जाता है वो है फ्रांसवा बर्नियर, और एक विशिष्ट चिकित्सक। इसके बारे में हम अपनी आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।